हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज बाय मजहर सर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पिछले क्लास में जाने, उसी से संबंधित कुछ और जो है आज हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में एक बार जो है देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए तीन रूपों में इसको विभक्त करके समझा जा सकता है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आते हैं। धार्मिक साहित्य में तीन तरह के साहित्य हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस एवं अन्य रचनाओं को रखा जाता है। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी, चीनी, अरबी एवं अन्य यात्रियों के विवरण है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, अभी हम लोग अब बारी बारी से इन सभी जो है बिंदुओं के बारे में समझेंगे। जैसे अभिलेख क्या है, तो वर्तमान में एक कारीगर जो है, एक बढ़ई मिस्त्री, वह जो है दरवाजा का शेप देता है, तो वह लकड़ी पर जो है वह विभिन्न जो है फूल, गमला आदि को काटकर जो है आकार देता है। उसी प्रकार अभिलेख में पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करके जो है बनाया जाता था, उसका अवशेष जो है मिला हुआ है। पाषाण शिलाओं अर्थात जो है चट्टानों पर मिला हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख है मध्य एशिया के बोगाजगोई नामक स्थान से, जो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है। भारत में सर्वप्राचीन अभिलेख 300 ईस्वी पूर्व के अशोक के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उद्गोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को जो है पढ़ा था, अर्थात जो है अशोक के द्वारा जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ये बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब हम सिक्के पर बात करेंगे। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, लेकिन इतना आसान प्रश्न नहीं पूछता है दोस्तों। सिक्के के अध्ययन को हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं पूछता है, अंग्रेजी विकल्प रहता है, तो अंग्रेजी में इसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीन काल के सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा के बने होते थे, और प्राचीन काल के सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये जो है ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं। इसको ठप्पा मारकर बनाया जाता था, इसीलिए आहत सिक्के कहा गया है। इस पर प्रतीक के रूप में पेड़, मछली, सांड, हाथी को जो है चिन्ह रहता था सिक्कों पर। अब जो है मूर्तियां के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रारंभ जो है कुषाण काल से माना जाता है। मूर्तियों का प्रारंभ दोस्तों कुषाण काल से माना जाता है। कुषाण काल में गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, यानी कुषाण काल में दो कलाएं मुख्य रूप से प्रचलित हुई। एक जो है गांधार कला और दूसरी मथुरा कला, जिसमें गांधार कला पर विदेशी जो है छाप है
वहीं मथुरा कला पर अपने भारतीय जो है प्रभाव पड़ा है। अर्थात जो है मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। अर्थात जो है प्राचीन काल में लोग जो है अपने महलों को, अपने घरों को, अपने जो है मंदिरों को किस प्रकार से बनाते थे, इस बात की भी जो है हमें जानकारी मिलती है। और मुख्य रूप से मंदिर निर्माण कला की 3 शैलियां प्रचलित थी, जिसमें नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और मध्य भारत में बैसर शैली का प्रचलन था। ये तीनों जो है नागर, द्रविड़ और बैसर शैलियाँ प्राचीन काल में मंदिर निर्माण कला की एक शैली थी। अब हम लोग दोस्तों चित्रकला के बारे में समझेंगे। प्राचीन कला में चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। क्योंकि कला जो है क्या होता है, मानवीय जो है मानव के अंदर का एक जो है अभिव्यक्ति है। कला के माध्यम से मानव अपनी जो है अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को उकेरता है। तो इस तरह से चित्रकला से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्रोत मिलता है, जिसमें अजंता के चित्र, जिसमें माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता जो महाराष्ट्र में वर्तमान में है, वहाँ से जो भी चित्र मिले हैं उससे भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब हम लोग जो है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानेंगे। ब्राह्मण साहित्य के बारे में जो है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद जो है आदि सब आते हैं। लेकिन अभी हम लोग पहले वेद को देखें। वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे जो है बाद का वेद अर्थात सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। वेद के संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। चूंकि संकलनकर्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि वेद की रचना जो है किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है। वेद को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात जो है वेद की रचना जो है देवताओं के द्वारा की गई है। अब हम लोग दोस्तों यह भी देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब हम लोग दोस्तों आरण्यक के बारे में जानेंगे। आरण्यक जो है यह वर्तमान जो है एकांतवास में जो है एक तरह से चिंतन मनन करने पर आधारित है। चूंकि इसको आरण्यक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है इसका पाठ जो है जंगलों में किया जाता था। आरण्यक जो है की संख्या 7 है। ऐत्रेय, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यन्दिन, तर्वकार और छंदोग्य, ये जो है 7 आरण्यक है। अब हम लोग उपनिषद को समझेंगे। उपनिषद को जो है दोस्तों हम लोग 2 अर्थों में समझेंगे। उसको शब्द का संधि विच्छेद करके उप मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है बैठना। अर्थात जो है गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान जो शिक्षा ली जाती थी उसे उपनिषद कहा गया है। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। अर्थात जो है हम लोग देखें दोस्तों कि वेद की संख्या 4 है, अरण्यक की संख्या 7 है और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। अब हम लोग दोस्तों कुछ जो है एक इसका उदाहरण भी देखेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, उस पर जो राष्ट्रीय वाक्य है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे वेदांग पर। वेदांग जो है वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद, इन जो है 6 जो है वेदांगों में अलग अलग विषय के बारे में बताया गया है।
अब यहाँ जो है महाकाव्य के बारे में देखेंगे। रामायण और महाभारत ये दो जो है महाकाव्य है, जिसमें रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है और महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है। महाभारत को दोस्तों जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है और परीक्षा में पूछा भी गया है कि महाभारत को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। या ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि जय संहिता के नाम से जाना जाता है और नीचे विकल्प के रूप में रहेगा, तो ध्यान देने वाली बात है कि महाभारत को जो है जय संहिता के बारे में नाम से जाना जाता है। अब हम लोग दोस्तों पुराण के बारे में जानेंगे। पुराण क्या है, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध जो है जानकारी हमें इतिहास पुराण से मिलता है। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है, जिसमें जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। ये भी कई बार पूछा गया है। कुछ ऐसे भी पुराण है जिससे प्राचीन भारत के प्रमुख वंश शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से और मत्स्य पुराण के से जो है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग दोस्तों आएंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य जो है को जो है जातक कहा जाता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ अधिकांश जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीनतम जो है बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखी गई है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, की तीनों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा गया है, जिसमें सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम के बारे में जो है बताया गया है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्षों को उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अब जो है हम लोग जो है ये भी देखेंगे कि संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की रचनाएं हैं। यहाँ जो है अश्वघोष की रचनाएं बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है, सारिपुत्र है, प्रकरण है, ये सभी जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हमने पहले बताया कि अधिकांश जो है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी बौद्ध ग्रंथ हैं जो है संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। अब जो है दोस्तों हम लोग जैन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न जो है दो कई बार पूछा गया है कि आगम जो है जैन साहित्य को कहा जाता है, जातक जो है बौद्ध साहित्य को कहा जाता है। अब जो है दोस्तों जैन साहित्य की जो है प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। कल्पसूत्र जो है लगभग 4वीं सदी ईस्वी पूर्व की रचना है, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा भी और भी कई जो है जैन साहित्यिक रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ हम लोग जो है थोड़ा सा जो है चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों लौकिक साहित्य के बारे में। लौकिक साहित्य में इसमें अर्थशास्त्र को रखा गया है। लौकिक साहित्य यानी इसी को हम कहेंगे गैर जो है ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य में जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो है ये जो है अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र में जो दोस्तों इसे जो है संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियां एवं शासन के सिद्धांत जो है का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में है। अब जो है एक और रचना है मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाखादत्त ने की है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासनकाल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और एक अन्य रचना है राजतरंगिणी, जिसकी रचना जो है कलहन ने की है, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें मालूम जो है चलता है।
अब जो है दोस्तों विदेशियों के विवरण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यूनानी जो है टेसियस था और हेरोडोटस, ये दोनों जो है यूनानी लेखक थे, जिसकी रचना से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब जो है यहाँ निर्याकस है, आनेसिक्रिटस है और अरिस्टोबुलस है। ये तीनों जो है सिकंदर के समकालीन जो है यात्री हैं। ये जो है सिकंदर के साथ जो है भारत आए थे। इनके बाद जो है मेगास्त्रीज, डायमेकस और डायनुसियस, ये तीनों जो है यूनानी शासकों के द्वारा भेजे गए भारत में यात्री हैं, जिसमें मेगास्त्रीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्त्रीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और मेगास्त्रीज की रचना इंडिका है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासनकाल के बारे में मालूम चलता है और पाटलिपुत्र के बारे में भी जो है हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है मिलती है। इसकी मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन समकाल जो मेगास्त्रीज के बाद के कुछ लेखकों ने उसका कुछ जो है अंश अपने पुस्तक में लिखा है। और जो है दोस्तों चीनी यात्री के रूप में फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। इसी क्रम में ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, जिसने 16 वर्षों तक भारत में जो है रहा। ह्वेनसांग की रचना जो है, ह्वेनसांग जो है 16 वर्षों तक भारत में रहा, जिसने 6 वर्षों तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और जो है इसी में इत्सिंग जो था वह 7वीं सदी में भारत आया था। तो ये हुए तीनों जो है चीनी यात्री। अब जो है अरबी यात्रियों में अल-बुरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, ये जो है भिन्न भिन्न शासकों के शासन काल में आए, जिसमें अल-बुरूनी जो है यह जो है आया था भारत में। तो इसने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रचना की है। अल-बुरूनी की महत्वपूर्ण रचना है तहकीक-ए-हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है, जिससे भी प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मिलती है। उसी तरह से सुलेमान जो है 9वीं सदी में भारत आता है। अब जो है अल-मसूदी भी जो है राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में भारत आया था। वे भी जो है हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है उससे भी मिलती है। अब जो है दोस्तों इस जो है के अंत में हम लोग ताम्रप्रसारित काल के बारे में जानेंगे। ताम्रप्रसारित काल यह वह काल है जिस समय मानव जो है पत्थर के साथ साथ जो है तांबा का प्रयोग किया। अर्थात जो है जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रप्रसारण काल कहते हैं। प्रमुख जो है क्षेत्र भारत में ताम्रप्रसारण कालीन क्षेत्र है दोस्तों। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार एवं गिलुंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा एवं एरन। पूछ देता है परीक्षा में कि जो है कायथा जो है किस राज्य में है, मालवा जो है किस राज्य में है, ये जो है कैसा स्थल है। तो ये तीनों जो है मालवा, कायथा, एरन, ये तीनों जो है ताम्रप्रसारित स्थल है। इसी तरह से दोस्तों कुछ जो है और भी हैं ताम्रप्रसारित स्थल हमारे देश में, जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र में तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में भी कुछ ताम्रप्रसारित स्थल प्राप्त हुए हैं। अंत में दोस्तों सभी ताम्रप्रसारण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। अर्थात जो है उस समय जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे चाक पर, उस चाक पर जो मिट्टी के बर्तन बनाया जाता था, उस बर्तन पर काले व लाल मृदभांड का प्रयोग होता था। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यह जो है क्लास आज खत्म हुआ। अब इसके आगे हम लोग अगले जो है क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।